वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। भारत माता की पर कार्यालय के श्री गणेश के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, कौशिक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे वरिष्ठ साथी श्री नायब सिंह सैनी जी और प्रदेश के कोषाध्यक्ष और मंच संचालक सतीश गर्ग जी, सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आए हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और विभिन्न स्थानों से, हरियाणा के 3 स्थानों से और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहाँ उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण और हमारे पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहाँ एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में ज़रूर कुछ बात सुने, समझें और जानें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वह कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना और उनका व्यक्तित्व, सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था
और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे। लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है, और उसीलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा, और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया। 23 जून 1953 को, 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था, और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप उनके डिबेट्स लोकसभा में उनकी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है, इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं, और उनके डिबेट्स हैं, इसको पढ़िए। आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। और यह डिबेट्स सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देता है, और इसलिए आज के दिन उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होगा। मैं यहाँ हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन भी प्रस्तुत करता हूं कि आप सब लोगों को 3 नए कार्यालय मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास ने, अथक मेहनत ने दिल्ली में अपना रंग दिखाया है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बना करके यहाँ एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, अभी अभी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे किए। अविरल और पूरी ताकत के साथ ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यह 11 वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जनसेवा, साधना और समर्पण, और उसके साथ साथ सिद्धि के साथ इस बात को सिद्ध किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने स्पष्ट नेतृत्व दिया, संकल्प अडिग रहा है
और नियत जनसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। और यह 11 वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, क्योंकि हमारा नेतृत्व स्पष्ट रहा है, अडिग रहा है और उसके साथ साथ जन सेवा की नीति को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और इसको हमने आगे बढ़ाया है। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा हमारा कोई स्लोगन नहीं है। सेवा हमारे जीवन का कार्य करने की पद्धति का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई तो बड़े बड़े राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन में चले गए, ये आईसीयू में चले गए, कहीं उनके दर्शन नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली ही का पार्टी थी जिसने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की और इस दौरान उन्हें एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार भी कोरोना हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के जाने भी गई, लेकिन सेवा भाव हमारे जीवन का हिस्सा है। ये बात हम लोगों को देखने को मिली और इसको हम लोगों ने पूरा किया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब न्यू नॉर्मल हो गया है, नया नॉर्मल हो गया है। और वह नया नॉर्मल ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पता चला कि उरी में घटना घटी है तो मोदी जी ने कहा इसका जुर्माना, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें इसका हिसाब किताब दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में। और इस बार जब पहलगाम की घटना घटी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुमको कल्पना बाहर का जवाब मिलने वाला है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको मालूम है कि एक नहीं, दो नहीं, अंदर घुस करके उनकी मिलिट्री बेसेस को, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, 9 स्थानों को एक साथ ध्वस्त करने का काम ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए सेवा, सुरक्षा या सुशासन, ये सुशासन का ही नतीजा है कि आज भारत देश की इकॉनमी 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें पर खड़ी है और चौथे का दस्तक दे रही है, चौथे के लिए दस्तक दे रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। महरौली का, नजफगढ़ का, बाहरी दिल्ली का, कुरुक्षेत्र का, सिरसा का, झज्जर का। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कितना परिवर्तन है। आपने अभी अभी वो वीडियो देखा, उसमें आपने कार्यालय देखे। ये सारे जो आज के कार्यालय को संचालित करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनसे ये सुसज्जित है, ये परिपूर्ण है और यह हर तरीके से फैसिलिटी से तैयार है। फिर चाहे उसका वो आईटी सेक्शन हो, फिर चाहे उसका कॉन्फ्रेंस हॉल हो, फिर चाहे मीडिया प्रेस ब्रीफिंग हो, फिर चाहे वो इंटरैक्शन हो, फिर चाहे वो रिसर्च सेंटर हो और फिर चाहे हमारे स्ट्रैटेजी बनाने की, योजना बनाने के लिए उपयोगी उपकरण हो, सबसे लैस ये सारे जिला के कार्यालय बने हैं। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको इसको समर्पित भी करता हूं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि ये कार्यालय की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने
और वो 11 अशोक रोड आए। उस समय मैं महामंत्री हुआ करता था। उन्होंने 11 अशोक रोड का हुलिया बदला हुआ देखा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा, उन्होंने हमारी मीटिंग का हॉल देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी 90 में राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। उस समय का अशोका रोड उनको याद था। तो उन्होंने कहा कि इसका हुलिया बदला है, बहुत अच्छा काम हुआ है, कार्यालय को आपने अच्छा बनाया है, लेकिन यहीं रुक मत जाना। हमें देश में, हर प्रदेश में एक बड़ा कार्यालय प्रदेश का और हर जिले में एक कार्यालय बनाना है। इस संकल्प को लेकर के चलना चाहिए। और ये कल्पना उन्होंने हमें 2014 में दी थी। कुछ ही समय बाद, कुछ महीने बाद हमारे अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं उनका महामंत्री होता था। हम लोगों ने उस समय योजना बनाई और 772 कार्यालयों को बनाने की योजना बनाई। आज मुझे खुशी है कि हमने 582 जिला कार्यालय बना दिए हैं और प्रदेश के लगभग सभी प्रदेशों में प्रदेश के कार्यालय बन चुके हैं। दिल्ली का भी कार्यालय कुछ महीनों में, नवरात्रों में उसका उद्घाटन कर देंगे। ये बात, तो वो कार्यालय भी बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से 582 कार्यालय बन करके तैयार हुए हैं और लगभग 150 कार्यालय का काम चल रहा है, जो आने वाले 1 साल के अंदर बन करके तैयार होंगे। अभी हमारे बड़ोली जी ने कहा, वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि ये ऑफिस नहीं है। ये सच बात है। ऑफिस तो 9 बजे 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय की रौनक ही शाम के 5 बजे के बाद शुरू होती है, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं और उसको अंजाम देने का काम ये 24/7/365 है। और इसलिए कार्यालय वह स्थान है जहां से हम नीतियों को चालना देते हैं। यह संस्कार केंद्र है। यह संस्कारों को प्रतिपादित करता है, यह संस्कारों को ताकत देता है। और इसलिए इन कार्यालयों के वातावरण से जो भावना निर्मित होती है, वह भावना नए कार्यकर्ताओं को पैदा करने में, उनको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होती है। और यह सुविधा की चीज़ होती है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस, हमारे मीडिया पर्सन्स के साथ इंटरेक्शन है, हमारी व्यक्तिगत बातचीत है, इसके लिए ऑफिसेस की ज़रूरत होती है। इन सब का उपयोग करने में यह काम आता है। मैं जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था तो हमें 5 क बताते थे उस समय। 5 क, कि 5 क होगा तभी चलेगा। सबसे पहले कार्यकर्ता चाहिए, फिर उसके बाद कार्यकारिणी चाहिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम चाहिए, फिर उसके बाद कोष चाहिए और फिर उसके बाद कार्यालय चाहिए। तो कार्यकर्ता से, कार्यकारिणी से, कार्यक्रम से, कोष से कार्यालय तक की व्यवस्था करना, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए आज आप सब ने इसको पूरा किया है। इसके लिए मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बात और बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। साधारणतः कार्यकर्ता बनता कैसे है, कैसे आता है पार्टी में? या तो वो बाय चॉइस आता है, सभी संगठनों को देखने के बाद आता है, या वह बाय ओकेजन आता है। कोई ऐसी घटना होती है कि मुझे तो फलाने जी पकड़ करके ले आए थे, मैं तो देखा इस कार्यालय को कार्यक्रम में, तो मैं वहां से कार्यकर्ता बन गया।
तो ये बाय ओकेजन, बाय एक्सीडेंट, बाय इंसिडेंट बन जाते हैं। और कुछ लोग आइडियोलॉजी के माध्यम से प्रताड़ित होने के नाते बाय एक्सीडेंट भी आते हैं। बहुत से लोग इमरजेंसी में अन्य विचारधाराओं को छोड़ करके भारतीय जनसंघ में उस समय शामिल हुए थे। चाहे कार्यकर्ता किसी भी तरीके से आए, बाय चॉइस आए, बाय एक्सीडेंट आए, बाय ओकेजन आए, आप सब लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में है वह अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि वह सही पार्टी में है। इस बात को हमको ध्यान रखना। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं आज, उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। इसलिए हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी में हैं। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे से कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के बोलते थे, नड्डा यू आर ए गुड पर्सन बट इन ए रॉन्ग पार्टी। पर मैं बोलता था उनको कि यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन बट यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। हमारे कम्युनिस्ट भाई आया करते थे, गुलछर्रा छोड़ते थे और बोलते थे कि क्रांति की लहर यहीं से निकलती है। मेरे को आजकल मिलते हैं, मैं पूछता हूं कैसी है तुम्हारी क्रांति। तो कहते हैं क्यों कटे पर नमक छिड़क रहे हो, छोड़ो नड्डा। तब मुझे महसूस होता है, यह घटना मैं 40 साल पुरानी सुना रहा हूं आपको, तब मुझे महसूस होता है कि ईश्वर ने हमें सही रास्ते पर रखा था। और इसलिए आज हम सब लोगों को वो सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य के रूप में जानते हैं। और इसलिए हम सबको यह सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। यह हमारे को सौभाग्य मिला। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए that we are the only party which has a ideological base। हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो पेंडुलम की तरह घूमते हैं, मौसम और हवा की तरह इधर से उधर हमारे रास्ते हैं। हम वो नहीं हैं जहां सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट बन गए। हम वो नहीं हैं जहां कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट बन गए और सत्ता के लिए समझौते किए। हम वो हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस पर बलिदान दिया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए लड़ते रहे और धारा 370 को धाराशाही किया। हम वो लोग हैं। उन्नीस सौ 53 में हमने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे। 1952-53 में कहा था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं रहेंगे, दो निशान नहीं रहेंगे। 2019 के 5 और 6 अगस्त को आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया।
इस बीच में हम लोगों ने 3 पुश्तें चली गई, 3 पुश्तें, कोई एकता यात्रा निकाली, कोई जनादेश यात्रा निकाली। हम श्रीनगर के लाल चौक पर एक बार नहीं गए, 3 बार गए। ये लड़ाई लंबी लड़ी गई, लेकिन हम विचारनिष्ठ पार्टी थे और इस विचारनिष्ठ पार्टी ने हमको 5-6 अगस्त को 2019 को उसको धाराशाही करके रख दिया। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने 11 जून 1989 को पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि हम राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आपको पता होगा इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई लड़ते लड़ते प्रजातांत्रिक तरीके से 2024 की जनवरी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का बना। इसलिए हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। अपने रास्ते से कभी भटके नहीं हैं, कभी इधर से उधर नहीं हुए, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हम लोगों से पूछा करते थे, नड्डा तुम लोग का इकोनॉमिक मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है? तुम्हारे पास कोई इकोनॉमिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं बता सकते हो। हम कहते थे हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। तो वो कहते थे ये क्या होता है? मैंने कहा ये जानने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दास कैपिटल से निकल करके आना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आएगा तुमको कि ये क्या चीज है। लेकिन फिर भी उसका सरलीकरण किया गया। एकात्म मानववाद से हम अंत्योदय पर आए, अंत्योदय से मोदी जी ने उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास यहां तक पहुंचाया और फिर उन्होंने ज्ञान से जोड़ा। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़कर के आए। और तीसरी बात, हम आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं और आइडियोलॉजिकल पार्टी के साथ दूसरी बात कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। जब हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हमारे 973 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं। किसी पार्टी के पास नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है। हमारे पास 15,432 ब्लॉक में हमारा काम है। हमारा काम 1,16,000 शक्ति केंद्रों पर है और हमारा काम, जहां हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, और हमारा काम 6,80,000 बूथ पर बूथ अध्यक्षों के साथ है। तो इसलिए हम कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमारी मास फॉलोइंग है। जब हम मास फॉलोइंग कहते हैं तो मैं फिर बोलूंगा, दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता जिसको 24 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो हमारे नेता हैं। हमारे विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की 13 सरकारें हैं और हमारी 6 सरकारें एनडीए की हैं, 19 सरकारें हमारी हैं। और इस 13 सरकारों में 5 सरकारें ऐसी हैं जो यहां हम तीसरी बार आ रहे हैं। एक हम उसमें भी हमने अपने आप कीर्तिमान स्थापित किया है और उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 240 लोकसभा हैं, मेंबर्स हैं, 98 हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 1,664 हमारे विधायक हैं, 172 हमारे एमएलसीज हैं और आपको जानकर के खुशी होगी कि 77 हमारे मेयर्स हैं और जिला परिषद और बीडीसी की संख्या अगर जोड़ ले तो हजारों में हमारे कार्यकर्ता नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी खुशी। तो वी आर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव ए मास फॉलोइंग। ये बात स्पष्ट होती है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वह भी हम सब लोगों ने देखा है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान
का आशीर्वाद रहे और आपकी ताकत और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहें। बहुत कार्यकर्ताओं को यह देखने का मौका नहीं मिला है कि चुनाव खत्म हुए नहीं, नतीजे आए नहीं, कि 6 दीनदयाल मार्ग पर जश्न का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक नहीं, अनेकों, एक के बाद एक घटना घटी। ये बहुत ही उत्कर्ष की स्थिति है और यहीं पर हमको नहीं रुकना है, यहीं पर हमें नहीं रुकना है। हमारी नजर अब तमिलनाडु पर है, हमारी नजर अब केरल पर है, उड़ीसा हमने ले लिया, हमारी नजर पश्चिम बंगाल पर है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और ये ऐसी अवस्था हमें मिली है, ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम 19 को 23 पहुंचाएं, 24 पहुंचाएं, 24 पहुंचाएं। ये हमें ये ताकत मिली, समय मिला है, इसका हम सदुपयोग करें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बोलने के लिए बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये तालियां रोकने के लिए है या देखिए, आज देश, जब हम कहते हैं कि हम चौथी नंबर की इकॉनमी बन रहे हैं, तो वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में आज हमारा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग 44 टाइम्स बढ़ चुका है। लगभग 97% मोबाइल्स अब यहां बन रहे हैं। 10 साल पहले हर मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान। आज एप्पल पर भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में हम 4.5 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं, 4.5 गुना बढ़ चुके हैं। डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में हम 20 गुना बढ़ चुके हैं, 20 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़े हैं। टॉय के एक्सपोर्ट्स में हमारी 40% की वृद्धि हुई है और उसी तरीके से रोड्स में, रेलवेज में, हाईवेज में, एयरवेज में हम लोगों को लगातार व्यापार में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर चीज़ में हमको विकास के साथ अपने आप को हम लोगों ने जोड़ा है। अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो आज 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। अगर मैं स्पीड कॉरिडोर्स की बात करूं तो 4,678 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। और अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो आज 7,71,000 किलोमीटर सड़क बनी है। बोलिए, आपको दिल्ली के आसपास विकास पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाईवेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हर बड़े शहर में मेट्रो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पहचान जो बनाई है उसके लिए उसी तरीके से अगर हम देखें इंटरनेट कनेक्शंस, तो इंटरनेट कनेक्शंस 2014 में 25 करोड़ था, आज वो 97 करोड़ हो गया, 97 करोड़। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस देश में जो 6 करोड़ था वो आज 94 करोड़ हो गया है, वो भी हमको ध्यान में रखना। रेलवे में हम सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे की लाइन्स हम बने हैं और उसी तरीके से ऑपरेशनल मेट्रो 4 टाइम्स उसमें इंक्रीज हुआ है। एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 159 एयरपोर्ट्स बनकर के तैयार हुए हैं। एक नया विकास के दृष्टि से काम हुआ है। मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैं दिल्ली और हरियाणा के संदर्भ में भी ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूँ, रेखा जी और उनकी टीम को,
जिन्होंने इस बार, और ये डबल इंजन सरकार का फर्क देखो, डबल इंजन सरकार का फर्क यह है कि दिल्ली में हिस्टोरिक 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बना है, ऑल टाइम रिकॉर्ड। 28,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ये पिछले साल से दुगना है, यानी आपने एक साल में दुगनी छलांग लगा ली, ये आप हमको देखने को मिला है। आज सुबेरे मैं नर्सिंग अपॉइंटमेंट, नर्स ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर देने विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था, उसमें गया था। 1200 से ज़्यादा बहनों को 15 साल बाद सरकारी नौकरी दिल्ली में मिल रही है, ये हमने देखा। और वहीं आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत, आप जो 40 लाख लोग वंचित थे उनको आपने व्यय वंदन का कार्ड दिया, 5 लाख रुपए मोदी जी का और 5 लाख आपका, यानी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। उसी तरीके से यहाँ टैंकर माफिया घुमा करते थे। ये 4-5 महीने की बात है कि आपने 1167 GPS एनेबल्ड वाटर टैंकर्स चलाए हैं। अब कोई माफिया नहीं, कोई ब्लैक नहीं, और उस तरीके से काम किया है। उसी तरीके से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फी रेगुलेशन बिल 2025, इसको भी आपकी कैबिनेट ने सहमति दे दी है, उसके लिए भी मैं बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने दिल्ली को हरा बनाने के लिए 460 इलेक्ट्रिक बसेस, उसको भी आपने उतारा है, देवी नाम से, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के दंगों के पीड़ित लोगों में से आपने 125 लोगों को इतने साल बाद, जब हमारी सरकार आई है, तो आपने उनको नौकरी दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई दे सकता हूँ। यह हमारा रिपोर्ट, मैंने छोटी सा रिपोर्ट कार्ड आपकी 3-4 महीने की रखी है। अभी तो हम काम शुरू ही कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपए अगले 8 महीने में आपने खर्च करने हैं। 15th फाइनेंस कमीशन का बचा हुआ पैसा आपने खर्च करना है। तो ये डबल इंजन की सरकार है जो आज दिल्ली को मुख्य धारा में वापस ला रही है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा विकास की गति पर लगातार हैट्रिक बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 10 फसलों को इन्होंने अपने MSP में जोड़ लिया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हरियाणा अकेला राज्य है जहां 24 फसलों को MSP दिया जा रहा है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। एक यहां अभियाना शुल्क लगता था, आज़ादी के पहले से लगता था अभियाना शुल्क, नहर में बहने वाले पानी पर शुल्क लगता था। आपने 140 करोड़ रुपए जो आउटस्टैंडिंग थे किसानों को, जो 4299 गांवों में बसते हैं, उसको माफ कर दिया है और आपने अभियाना शुल्क को भी गुड बाय कह दिया। किसानों के पक्ष में आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसी तरीके से 36 लाख हमारे विडोज, हमारे दिव्यांग भाई, हमारे अन्य लोगों को आपने पेंशन से जोड़ा है और पेंशन को बढ़ा करके 3000 रुपये किया है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। हर घर गृहिणी योजना में 13 लाख परिवारों को LPG सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराने का काम आपने किया है। इसके लिए नारी शक्ति को जो आपने ताकत दी है, उसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, हमारा दलित भाई, हमारा युवा साथी, हमारा आदिवासी भाई, हमारी महिलाएं, यह मुख्य धारा में आज शामिल हो रही हैं। और इसी कारण से आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को मुफ्त इलाज हर महीने मिल रहा है और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है, जिसके कारण
भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और भारत की गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके 25 करोड़ लोग हो गए हैं, जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, बहुत विकास के दृष्टि से आगे कार्य हो रहा है। आप कार्यालय का उपयोग कीजिए, विचार को मजबूत कीजिए, इस वैचारिक पार्टी को आगे बढ़ाइए। अंत में एक बात मैं हमेशा आपसे कहना चाहूँगा, और वो मेरी व्यक्तिगत सलाह है, हमेशा अपने मन में इसको दौड़ाते रहना। हम काम करते करते कई बार विचार ले आते हैं कि हमें पार्टी क्या दे रही है, हमें क्या पार्टी दे रही है। मैं आपको कहूँगा, आप ज़रा अपने आप को पार्टी से अलग निकाल करके देखना। आपकी पहचान ही पार्टी है, पार्टी के बगैर आप कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। हम हमेशा ये कहते हैं, ये तय करो कि तुम पार्टी को क्या दे सकते हो, पार्टी को क्या दे सकते हो, आपको हमेशा सब कुछ मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मित्रों, इस विचारधारा को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, एक दूसरे को संभाल करके आगे बढ़ना है। और इस विचारधारा ये सिर्फ भारत के लिए मिसाल नहीं है, ये दुनिया में मिसाल बनने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आज आपको जान करके खुशी होगी, 68 राजदूतों ने भारत के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर 3-3 घंटे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को समझने का प्रयास किया है। 2 प्रधानमंत्री, 3 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स और 3 विदेश मंत्री, 1 फाइनेंस मिनिस्टर, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर के भारतीय जनता पार्टी को समझने का प्रयास किया है। हमारे राजदूतों ने इलेक्शन में कैंपेन हम कैसे करते हैं, हमारा वॉर रूम कैसे होता है, इसको समझने का प्रयास किया है। इसलिए हम शोध का कारण, रिसर्च का कारण सिर्फ देश में नहीं बन रहे हैं, दुनिया में भी बन रहे हैं। और ये आपके कंधों पर हो पाया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आपको पूरी ताकत से इसको आगे बढ़ाना है। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कार्यालय के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS